नमस्कार साथियों, ITI क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था और आपको जो प्रत्यक्ष मापी यंत्र के बारे में बताया था और स्केल के माध्यम से बताया था, उसका परिचय बताया था और उसका मटेरियल क्या है, किस साइज़ का है, किस लिए प्रयोग करते हैं, सारे हमने जानकारी आपको दी थी। वैसे ही आज मैं आपको कैलीपर के बारे में बताना जा रहा हूँ। तो कैलीपर, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होता है ना। तो जानेंगे अप्रत्यक्ष मापी है क्या और ऐसे कैसे काम करता है, इसका मटेरियल क्या है और अप्रत्यक्ष मापी यंत्र जो हैं कौन कौन से हैं ये भी जानेंगे, है ना। और हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे ये भी बताएंगे और प्रैक्टिकल के माध्यम से भी हम आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे, है ना। तो जानेंगे कि कैलीपर जो है एक्चुअल में है क्या, है ना। तो अगर मैं इसके परिचय या इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, लिखा है यह एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। स्टील रूल की सहायता से किसी भी जॉब की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, व्यास या एक्सेट्रा माप लेते हैं, है ना। यानी कि इसमें क्या है कि स्टील रूल की सहायता, यानी कि इसमें जो अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है इसमें क्या है, कोई भी रीडिंग या नंबर्स नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो स्केल होती है या स्टील रूल होती है तो उसकी हमें क्या सहायता लेनी पड़ती है ना। जैसे कि हम लोग, मैंने कल भी ये चीज़ बताई थी कि जो जैसे क्वेश्चन आते हैं 2D 3D में आते हैं, तो उसमें जैसे हम लोग चाप लगाते हैं, है ना, कि व्यास निकालने के लिए, त्रिज्या निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम स्केल्स में दूरी भरते हैं स्केल की मदद से, इसके बाद में फिर ही चाप लगाते हैं। तो सेम इसमें भी है कि स्टील रूल की हम सहायता लेंगे किसी भी जॉब में लंबाई निकालना है, चौड़ाई निकालना है, मोटाई निकालना है या उसका व्यास निकालना है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि ये जो कैलीपर है ये किस मटेरियल से मिलकर बना होता है ना। तो ये जो मटेरियल से बना होता है हाई कार्बन स्टील, HCS, इसका मतलब है हाई कार्बन स्टील, है ना। और ये MS लिखा हुआ है, इसका मतलब है माइल्ड स्टील, ठीक है। तो हाई कार्बन स्टील के सामने जो एरो लगा हुआ है इसमें लिखा हुआ है सिरों पर हार्ड व टेम्पर किया जाता है ना। तो हाई कार्बन स्टील जो है, तो एक्चुअल क्या है कि ये कार्बन की मात्रा मिल जाती है, जो हाई कार्बन मतलब कार्बन की मात्रा अधिक होती है इसमें स्टील में, तो इसे हाई कार्बन स्टील कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसको हार्ड या टेम्पर करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हार्ड या टेम्पर प्रोसेस होती क्या है ना। तुम लोगों ने देखा होगा कि जो रोड के किनारे जो पीटने वाले होते हैं, है ना, तो ब्लैक स्मिथी शॉप बोलते हैं उसको, है ना। तो क्या करते हैं वो, जब लोहे को गर्म करते हैं और जब लोहा क्रिटिकल टेम्परेचर में, एक हाई टेम्परेचर में जब लाल हो जाता है वो, तो उसको निकालकर उसको एनविल में रखकर हैमर की मदद से उसको पीटते हैं। पीटने के बाद में जब लोहा गर्म रहता है तो किसी भी शेप में हम उसको ढाल सकते हैं, ऐसा है ना, है ना। तो किसी भी शेप में ढालने के बाद में जब हमारा जॉब बनकर तैयार हो जाता है, जो बनाना चाहते हैं, इसके बाद में हम क्या करते हैं, पानी रखा होता है, पानी के उठाकर हम क्या करते हैं, डिप करते हैं उसमें, डिप करते हैं। इसके बाद में क्या होता है, ठंडा हो जाता है धीरे धीरे, है ना। धीरे धीरे जब ठंडा करना होता है, करने के बाद में जब वो पूरे तरीके से ठंडा हो जाता है, तो तुमने देखा होगा कि जब गर्म रहता है तो वो एक लाल रहता है, और जब उसको हम पानी में डिप करके उसको ठंडा कर देते हैं तो वो काली परत चढ़ जाती है ना। जब वो काली परत चढ़ जाती है तो वो क्या होता है, वो पूरे तरीके से हार्ड और टेम्पर प्रोसेस उसके ऊपर हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, अब बात करते हैं हार्ड एंड टेम्पर प्रोसेस के बाद में क्या होता है, ये पूरा हार्ड हो जाता है। कभी भी तुमने देखा होगा कि जैसे आपने देखा वो कुल्हाड़ी हो गई, है ना, जब कभी भी चलाते हैं, जब वो टूटती है तो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटती है ना। छोटे छोटे पार्टिकल में इसीलिए टूटती है क्योंकि उसका अंदर का जो मटेरियल होता है पूरा टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है पूरा मटेरियल, है ना, ठीक है। तो पूरा हार्ड हो गया, तो इसी को हम हार्ड एंड टेम्पर कहते हैं, है ना। इतनी बात समझ में आ गई ना, ठीक है, हार्ड एंड टेम्पर प्रोसेस। अब बात करते हैं माइल्ड स्टील की, है ना। माइल्ड स्टील यानी कि जो माइल्ड स्टील है, इसमें स्टील होता है, तो स्टील को क्या करते हैं, केस हार्ड करते हैं। क्या करते हैं, केस हार्ड करते हैं। अब एक्चुअल में केस हार्ड है क्या, मुख्यतः ये क्या है, स्टील है, यानी कि जो MS फ्लैट है ये क्या है, एक स्टील है, ठीक है। इसको केस हार्ड क्या करते हैं, कार्बोनाइजिंग या नाइट्राइडिंग को मिलाकर, दोनों ये घोल हैं, इनको मिलाकर हाई टेम्परेचर में स्टील को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में अचानक उसमें सीधे डायरेक्ट
उस घोल में डाल देते हैं। डालने के बाद में ये ऊपर से एक कोटिंग चढ़ा देती है, लेयर चढ़ा देती है ना। तो ये जो केस हार्ड है, केस हार्ड प्रोसेस सिर्फ ऊपर की परत को हार्ड करता है, ना कि अंदर की परत को हार्ड करता है। बात समझ में आती है ना? समझ में आ रहा ना? तो कभी भी तुमने देखा होगा जो माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील होता है जैसे कि सरिया वगैरह देखे होंगे तुम लोगों ने, जो कारीगर्स वगैरह बिल्डिंग्स में यूज करते हैं, है ना। और तुमने विंडो भी देखी होंगी, खिड़की वगैरह होती है, तो इनके ऊपर जो ऊपर परत चढ़ी होती है काली काली, एक्चुअल में क्या है, जब इसको काटोगे तो अंदर ये व्हाइट निकलता है, यानी कि एक चमकदार सफेद एल्यूमिनियम की तरीके से निकलता है। तुमने देखा होगा इस तरीके से, देखा कि नहीं देखा माइल्ड स्टील को। और जब कभी भी मटेरियल को, जैसे कि कोई लोहा का मेटल है, उसको जब घिसते हैं, फिनिशिंग करते हैं, तो अंदर से भी चमक आ जाती है उसमें, आती कि नहीं आती, है ना। तो क्या होता है कि इसमें ऊपर से परत चढ़ी होती काली काली, है ना। काली जो परत चढ़ी होती उस वही केस हार्ड प्रोसेस से चढ़ाई जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो केस हार्ड प्रोसेस में क्या होता है, वो परत ऊपर से चढ़ जाती है। और क्या होता है, तुमने देखा भी होगा कि जब कभी भी सरिया को काटना होता है, लोहे को काटना होता है, तो जो छेनी, जिसे हम क्या कहते हैं, चील कहते हैं, है ना, छेनी की मदद से जब हम काटते हैं, तो काटने में क्या होता है कि जब आधा कट जाता है तो हम हाथ से ही तोड़ देते हैं ना। और अगर पूरा मतलब पूरा है सरिया, अभी कटा नहीं है, तो हम अगर उसको मोड़ के भी तोड़ेंगे ना, तो मोड़ जाएगा, बट वो टूटता नहीं है। समझे? टूटता ना, क्यों हो जाता है? वो ब्रिटलनेस होता है, डक्टाइल हो जाता है ना। तो क्या है कि जो केस हार्ड प्रोसेस है, वो क्या होता है, इनमें क्या ऊपर की परत को हार्ड किया जाता है, और हार्ड एंड टेम्पर प्रोसेस में क्या है, माइल्ड स्टील को, मतलब हाई कार्बन स्टील में क्या करा जाता है, उसको केस हार्ड किया जाता है, पूरी बॉडी को उसको टेम्परेचर में हार्ड किया जाता है उसको। क्लियर बात है ये चीजें? ठीक है। अब आगे बात करते हैं साइज की। तो कह रहा है पिवट और पिन या रिवेट व सेंटर। ठीक है, तो एक वो कैलिपर उठाओ, मैं बताता हूं, उठाओ। देखिए, ये जैसे आपको कैलिपर दिख रहा होगा, ये आउटसाइड कैलिपर है ना। स्प्रिंग जॉइंट है, क्या है, स्प्रिंग जॉइंट है ना। इसको काम है छोटा एडजस्टेबल है, ये कम या बड़ा कर सकते हैं इसको, है ना। तो क्या होता है, इनके जो ये पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, हम इन्हीं से ही दूरियों को भरते हैं, इन पॉइंट से, है ना। तो कभी भी अगर इसकी लंबाई लेंगे, तो लंबाई में किससे लेंगे, ये जो आपका रिवेट दिख रहा है ना, ये सेंटर में रिवेट दिख रहा है, इस रिवेट से लेके इस पॉइंट तक की लंबाई से ही हम इसको मेजर करेंगे, है ना। तो कह रहा है पिवट या पिन, पिन कौन सी, ये है ना। पिन या रिवेट कह सकते हैं इसको, पिन कह दो या रिवेट कह दो, है ना। पिन या रिवेट के सेंटर से, यानी कि ये सेंटर दिख रहा है ना बीच में, इस सेंटर से लेकर गेजिंग पॉइंट कौन सा है, जिससे गेज ले रहे हैं, माप ले रहे हैं, तो गेजिंग पॉइंट तक की दूरी को ही हम मेजर करते हैं, इसके साइज को। बात क्लियर है? ठीक है। तो बात करते हैं टाइप की इसकी। एक आता है फर्म जॉइंट कैलिपर। फर्म जॉइंट कैलिपर वो होता है जिसका फिक्स होता है, इसमें कोई एडजस्टेबल नहीं होता है। जैसे उठाओ ये वाला, ये फर्म जॉइंट कैलिपर है, इसमें ना तो हम छोटा कर सकते हैं ना ही बड़ा कर सकते हैं, एक जगह फिक्स कर दिया है ना। इसको ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, है ना। इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते उस तरीके से, जिस तरीके से स्प्रिंग लगी हुई है उसमें, है ना। तो ये फर्म जॉइंट हो गया, यानी कि एक बार में इसको सेट कर दिया, इसके बाद कुछ नहीं ना, फर्म जॉइंट कैलिपर हो गया। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर की बात करते हैं, उसमें 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट आता है आउटसाइड कैलिपर, नंबर दूसरा आता है इनसाइड कैलिपर, नंबर तीसरा आता है जेनी कैलिपर। और जेनी कैलिपर जो है, मैं दिखा दे रहा हूं पहले से, है ना। तो ये जो मैंने दिखाया जेनी कैलिपर ही है ना। अभी मैं प्रैक्टिकल के माध्यम से बताऊंगा कैसे क्या है ना। जेनी कैलिपर, इसको ही ऑड लेग कैलिपर कहते हैं, और हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, यानी कि जेनी कैलिपर के 3 नाम है, ऑड लेग कैलिपर और हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, है ना। दूसरी चीज मैं यही बता दे रहा हूं अभी वीडियो के माध्यम से, कि इसको ऑड लेग कैलिपर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसका जो ये वाला सिरा होता है ना, ये नुकीला होता है ना। और ये जो सिरा होता है अंदर की तरह ये झुका हुआ होता है, यानी कि जैसे कि कोई दिव्यांग होता है, यानी कि विकलांग होता है ना, उसको एक टांग से रहता है ना, तो उसको ऑड लेग यानी कि विषम, एक टांग से है तो एक टांग उसकी नहीं है ना, और अगर दोनों टांग तो सम हो जाएगा, 2 टांगे हो जाएंगे ना, तो ऑड लेग कैलिपर इसीलिए कहते हैं, पहला नाम। दूसरी चीज क्या है कि हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर कहते हैं इसको, है ना। आगे बात करते हैं इनके, थोड़ा विस्तार से जानेंगे। आउटसाइड कैलिपर में क्या है, बाहरी बॉल जॉब का व्यास लेना, किसकी सहायता से, स्टील रूल की सहायता से, है ना। स्टील रूल की सहायता से हम बाहरी जॉब ले सकते हैं ना। तो हम दिखा दे रहे हैं आउटसाइड कैलिपर, ये है आउटसाइड कैलिपर है ना। तो इसी की बाहरी जॉब से व्यास ले सकते हैं, इससे बाहरी जॉब, है ना। अभी जॉब दिखाएंगे कैसे जॉब। इनसाइड कैलिपर में क्या है, अंदर से लेते हैं, है ना। इनसाइड कैलिपर उठाओ,
इनसाइड कैलिपर ये है, इसमें बाहर की तरफ दो झुकाव बने हुए हैं, है ना, तो इनसाइड कैलिपर है ये, है ना, देख पा रहे हैं, है ना। आगे बात करते हैं जेनी कैलिपर में, हमने आपको दिखाई दिया फिनिश की है जॉब को, जो फिनिश किया वो जॉब होता है वो समांतर लाइन खींचना, सीधी रेखा के, अभी मैं खींच के बताऊंगा, है ना, गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए, है ना, जेनी कैलिपर का काम होता है। अब हम बात करते हैं, हालांकि मैंने ये टॉपिक को पूरा समझा दिया, आगे बात करते हैं कि इसकी सावधानियां क्या क्या रखनी है ना। सावधानियां रखेंगे तभी आगे कोई इंजरी नहीं होगी किसी प्रकार की, ना टूल की होगी ना ही हमारी होगी, है ना। तो बात करते हैं इसका सेफ्टी प्रिकॉशंस की सावधानी है कि जॉब के साइज के अनुसार चयन करें। सबसे पहली बात क्या है कि हमें उन टूलों को जो जॉब में जरूरत है उसी टूलों को चयन करना है, ऐसा नहीं कि पूरा इकट्ठा करके रख देना है ना, तो वैसे ही सिलेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट है कभी घूमते हुए कार पर प्रयोग ना करें, जैसे कि मोटर कोई घूम रही है और उसमें जाकर तुमने कैलिपर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वो बेंड कर जाएगा, उसके जो पॉइंट हार्ड है वो क्या करेगा, मुड़ जाएगा, खराब हो जाएगा वो, है ना। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि उनकी जो नुकीली होने चाहिए दोनों पॉइंट, है ना, नुकीली धार लगी होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, साफ और तेज धार वाला होना चाहिए। मैंने बताया ना कि साफ, यानी कि ऐसा नहीं कि इसमें काम कर दिया और छोड़ दिया, इसको साफ भी करके रखना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि इसको ऑयल लगा देना चाहिए इसमें, क्योंकि ऑयल लगा रहेगा तो इसमें कोरोजन नहीं लगेगा, है ना, कोरोजन नहीं लगेगा यानी कि जंग नहीं लगेगी, जिससे हमारा ये खराब नहीं होगा, अन्यथा जंग लग जाएगी तो ये क्या हो, जाम हो जाएगा, है ना। मतलब साफ करते रहना चाहिए, हाँ साफ करते रहना चाहिए इसको, है ना। लिखा है तीसरा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट है समय समय पर तेल या ग्रीस लगाते रहना चाहिए, है ना। तेल या ग्रीस किस लिए लगाते रहना चाहिए ये भी बता दिया मैंने, है ना। आगे पॉइंट है बिना कार खोलना या बंद करना नहीं चाहिए। अब जैसे कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं और उसको ले लिया, ऐसे खोलते बंद कर रहे हैं, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं या हाथ में इंजरी हो जाएगी या ये खराब हो जाएगा ना, बिना कार के नहीं खींचना इसको। आगे बात करते हैं गेजिंग करते समय जॉब की हार्ड सतहों पर ठोकना नहीं चाहिए। जैसे जब गेज कर रहे हैं, अब तुमने क्या किया कि हमें हैमरिंग की जरूरत है, हथौड़े से काम करना है, तो क्या किया तुमने, हथौड़े को हैमरिंग को नहीं लेके उसी से हैमरिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो हमें क्या करना है, इसको हैमरिंग नहीं करना है ना, तो हैमरिंग नहीं करना है, तो ठोकना पीटना नहीं है, क्योंकि अगर ठोकेंगे पीटेंगे तो इसका हार्ड टूट जाएगा, कहीं से खराब हो जाएगा ना। आगे लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, फर्म जॉइंट कैलिपर रिवेट ठीक से कसा होना चाहिए, अधिक कसा होना चाहिए या ढीला माप नहीं। हाँ, कहने का मतलब ये है हमारा कि जो फर्म जॉइंट कैलिपर होता है उसकी जो बीच में तुमने देखा होगा, हालांकि इसमें तो सारे रिवेट लगे हुए हैं ना, फर्म जॉइंट कैलिपर में क्या होता है तुमने देखा होगा, डिवाइड जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर जो प्रकाल से जैसे बोलते हैं डिवाइडर बोलते हैं ना, उसमें क्या होता है छोटा सा नट और बोल्ट कसा होता है ना। तो हम क्या करते हैं, एक चाबी थोड़ी सी दी रहती है ना, की दी रहती, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कसते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि तेज टाइट कस देते हैं तो क्या होता है वो खींचता नहीं है, फिर हम तेजी से खींचते हैं, जब तेजी से खींचते हैं तो इसमें एरर आ जाता है, थोड़ी मतलब ढीला होना चाहिए। हाँ, तो थोड़ा लूज होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि ज्यादा लूज होगा तो हम क्या करेंगे, लाइंस नहीं खींच पाएंगे या फिर उसको एग्जैक्ट नहीं टॉलरेंस निकाल पाएंगे उस चीज का, है ना, माप नहीं ले पाएंगे। तो कह रहा है कि ज्यादा कसा नहीं होना चाहिए, ज्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, इसके से क्या होगा, माप सही नहीं दे पाएंगे, है ना। तो आशा करेंगे ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। और बेहतर तरीके से एक बार मैं हट जा रहा हूँ और देख लीजिएगा कैसा क्या है ना, कि क्या लिखा है, और सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आता हो तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा ना। अब मैं जो आपको कैलिपर्स के बारे में बताया उसको मैं बता दे रहा हूँ कि इसका वर्किंग क्या है ना। तो जैसा कि मैंने थ्योरी में बता ही दिया है, तो प्रैक्टिकल के माध्यम से बता दे रहे हैं। ये जेनी कैलिपर है, इसी को हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर कहते हैं और ऑड लेग कैलिपर कहते हैं, ठीक है। इसको इनसाइड कैलिपर कहते हैं जैसे अंदर की माप लेते हैं, और इसको आउटसाइड कैलिपर कहते हैं जैसे बाहर की माप लेता है, और ये डिवाइडर है हमारा, है ना। तो बात करते हैं कि इसका सबसे पहले काम देखेंगे। हमने बताया कि इसको सीधा माप लेते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने किसी जॉब को लिया और हमको सीधी लाइन खींचना है तो यहाँ पे लगाएंगे उसके किनारे पे, है ना। तो इसको सीधे इसको ऐसे ले जाके ऐसे मार्क कर लेंगे, जैसे देख पा रहा होगा तुम लोगों को मार्क हो रहा है ना। तो इसको सीधे मार्किंग करने के लिए हो गया पहली बात, है ना। दूसरी बात क्या बताया था मैंने, गोल जॉब को सेंटर मापने के लिए, है ना। तो जैसे कि गोल जॉब है ये, है ना, गोल जॉब में क्या करेंगे, ये सेंटर पे ऐसे लगाएंगे, ऐसे किनारे से, है ना, ऐसे लगाएंगे और इसको सेंटर पे रखेंगे और ऐसे किनारे से ऐसे घुमा देंगे ऐसे, है ना। तो क्या करेंगे, इसको गोल जॉब का सेंटर भी पता चल जाएगा, है ना, पता चल जाएगा ना। चलो इसका वर्किंग देख लिया। अब इसको देखते हैं इनसाइड कैलिपर। तो इनसाइड कैलिपर में क्या है कि कोई अगर गोल जॉब है तो अंदर का डायल इतना, हालांकि मैं इसको बता दे रहा हूँ, जैसे अंदर का है
तो इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद में ये दोनों सुराखों को इसके अंदर डालेंगे, हालांकि ये थोड़ा फिट होएगा, है ना। अंदर डालने के बाद में इसका जो डाया आएगा इसको क्या करेंगे हम स्केल की माध्यम से, यानी कि स्टील रूल की सहायता से, है ना। तो यानी कि ये कांच वाला है, स्टील रूल दूसरा है, तो इसमें ऐसे लगाएंगे, कितना भी डाया होगा हमें मेजरमेंट पता चल जाएगा ना। दूसरी बात करते हैं आउटसाइड कैलीपर का। तो आउटसाइड में क्या है कि इसकी बाहरी नाप लेते हैं। तो इसका जो हमारा पॉइंट है, मैंने बताया कि ये जो पॉइंट है ना, तो इन पॉइंटों को हम ऐसे लगाएंगे। जैसे कि मैंने इसकी दूरी भर ली, दूरी भरने के बाद में ऐसे इस पॉइंटों को गेजिंग कर लिया। गेजिंग करने के बाद में हम स्केल लेंगे, है ना। तो हालांकि स्टील रूल मंगा लेते हैं ना। तो देखिए आउटसाइड कैलीपर में क्या है कि जैसे कि मैंने कोई डाया लिया, जैसे मैं लेके बता दे रहा हूँ। इसमें जैसे मैंने इसको भरा, है ना, इसको लॉक कर दिया, यहाँ से देख पा रहे होंगे, लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद में मैंने इसको हटा दिया, है ना। हटाने के बाद में क्या है कि मैं इसको स्टील रूल को लूँगा। स्टील रूल को मैं जैसे ही इसमें लगाऊंगा यहाँ से पॉइंट से, तो कितना आ रहा है, ये 18 आ रहा है ना, यानी कि 18 mm आ रहा। तो इसका कितना हो गया 18 mm, डाया कितना हो गया 18, है ना। तो 18 जो मैंने बताया क्या है, ये mm है ना, मिलीमीटर है ना। अगर मैं सेंटीमीटर की बात करता हूँ तो 2 सेंटीमीटर से डाउन है थोड़ा, 2 पॉइंट, है ना। तो देख पा रहे होंगे कि इसके बारे में भी देख लिया। इसके बारे में लास्ट में देखते हैं, इसको डिवाइडर कहते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, जॉब के ऊपर जो मार्किंग करना होता है हमें, है ना। तो इसके जो पॉइंट होते हैं इनको हम क्या करते हैं, हार्ड एंड टेपर कर देते हैं, है ना। ठीक है, हार्ड एंड टेपर करते हैं, इन पॉइंटों को हार्ड कर देते हैं, इन पॉइंटों को, बाकी का जो हमारा सॉफ्ट होता है ना। तो जैसे कि हमें कोई गोल जॉब लेना है तो ऐसे रखेंगे, ऐसे गोल जॉब बना देंगे उसमें, तो मार्क बन जाएगा उसमें, है ना। तो आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। जी सर। तो धन्यवाद।